देखिए, जुडिशल कमीशन एक्ट 1956 इस सिलसिले में जो रेलिवेंट लॉ है उसमें ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है या पर्सन्स को। तो पर्सन और पर्सन में जजेस भी आ सकते हैं और कोई और शख्स भी आ सकता है। अच्छा। लेकिन हमारी उस ना तो जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स उसमें ना इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जज अगर अपॉइंट होगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है इंडिया में और पाकिस्तान में, अगर इस किस्म की पोजीशन हो तो रेलिवेंट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है लेकिन शब्बरज़ा रिजवी साहब, ये सेक्शन 3 ऑफ इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 उसके तहत बनाया गया। ये जो पहले जो 1956 इसमें ओरिजिनल था, अब उसको रिपीट किया है। उसमें भी सेक्शन 3 थी, इसमें भी सेक्शन 3 है, तो उसमें पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अब प्रैक्टिस ये रही है, मैंने खुद भी 3 कमीशन हेड किए हैं, एक एज ए सर्विंग जज किया है, 2 एज ए रिटायर्ड जज। एक में तो मैं भी पेश हुआ था। गवर्नमेंट जो है रेलिवेंट चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट भेजती है, फिर चीफ जस्टिस साहब नॉमिनेट करते हैं जज को और गवर्नमेंट को इतला देते हैं और फिर उस जज का नोटिफिकेशन हो जाता है। प्रैक्टिस इंडिया में और पाकिस्तान में यही है। गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी सर्विंग जज को नॉमिनेट नहीं करती कि गवर्नमेंट एयर बाई नॉमिनेट्स मिस्टर जस्टिस फलां टू हेड द कमीशन। प्रैक्टिस ये नहीं है। तो ये बताइएगा कि एक और भी मामला है इसमें जुड़ा हुआ। वो शब्बरज़ा रिजवी साहब ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और फिर 2021 में एक अदालती हुक्म था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान से मुतल्लिक़ मुकद्दमात से कहा गया था उनके कि वो इस तरह के मुकद्दमात की समाअत ना करें। तो क्या वो उस ऑर्डर की भी कोई इम्प्लीकेशंस हो सकती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इस कमीशन को हेड ना करें? नहीं, मेरा ख्याल है उसकी तो कोई डायरेक्ट रेलिवेंस नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कई चीज़ें कानून में लिखी नहीं होती मगर हमारे कन्वेंशन और प्रैक्टिस होता है। दूसरा ये कि हर कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो एडिटिवली भी हेड होता है। तो ये जो कमेटी ऑफ जजेस होती है उनकी जो आपस के जो तलकात हैं और जो एक डिसिप्लिन है उसकी रिक्वायरमेंट है कि इस किस्म की अपॉइंटमेंट थ्रू चीफ जस्टिस ही होती। अगर जैसे मैंने कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में ना लिखा हुआ है गवर्नमेंट के, ना जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, लेकिन अगर आप एनालॉजी देखें तो जिस तरह कोई बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बगैर नहीं बनता, तो उससे एनालॉजी में यही है कि ये इस किस्म की ड्यूटी जो है वो चीफ जस्टिस के थ्रू होनी चाहिए, वरना इसमें आगे जाके बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। जो आप प्रेजुडिस की बात कह रहे हैं, मैं उससे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चीफ जस्टिस को बाईपास नहीं करना चाहिए। तो रिजवी साहब ये बताइएगा कि एक मामला है कि अब इसमें अगर फैक्ट्स का तयन हो जाता है, मिसाल के तौर पे बहुत सारी कॉल्स ऐसी हैं, बहुत सारी पर्सनल 2 लोगों के दरमियान कॉल्स हैं, वो इसलिए नहीं की गई थी कि दुनिया को सुनाई जाए, तो क्या इस पर्टिकुलर केस में उनके बारे में फैक्ट्स का तयन उसकी ज़रूरत कुछ है? कहीं कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं है कि जो इन कॉल्स को बतौर सबूत या एविडेंस तलब कर रहा हो? मेरा तो व्यू ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था, एक चार्ज गवर्नमेंट पे उस वक्त ये था कि लोगों की फ़ोन जो हैं वो टेप हो रही हैं, क्योंकि उस ज़माने में इतनी सोफिस्टिकेटेड ये चीज़ें नहीं थी डिटेक्टिव। तो ये इसको अपहोल्ड किया कि हाँ, ये प्राइवेसी जो एक फंडामेंटल राइट्स है और इसको वायलेट किया है गवर्नमेंट ने,
तो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं समझी जाएगी कि इन अकॉर्डेंस में तो कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है। ये गवर्नमेंट तो इन वे खुद एडमिट कर रही है कि वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ में इन्वॉल्व हैं। और दूसरा ये कि अभी लेटली तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ भी कन्वर्सेशन जो है वो टेप हो रही है। तो ये इशू तो इंटरनेशनल फोरम्स में भी जा सकता है, कोई मुल्क से बाहर भी इस इशू को हो सकता है कि जी किस लॉ के तहत जो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बाहर से फ़ोन करता है या यहाँ से को उसको करता है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ये इतना इजी नहीं है जिसको इसको लिया जा रहा है कि किसी ख़ास पर्पस के लिए ही इसकी इंक्वायरी होगी। इसके बड़े इम्प्लीकेशन होंगे नेशनल और इंटरनेशनल। तो ये बताइएगा कि काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं कि मैं खुला रखूँगा, उन्होंने बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया है कि ये सारी की सारी कार्रवाई ओपन होगी। क्या कमीशन को इस तरह काम करना चाहिए, क्योंकि हक़ाइक़ का तयन होगा, बहुत सारे लोगों की इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती है, ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा अहम मामला है। तो क्या ऐसे मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी से कॉल पर बात कर रहा हूँ और वो बात ज़ाहिर है फ़ोन पे मैंने की है और साथ ये रिक्वेस्ट किया कि इसको खुफिया रखें, या मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये टैप हो जाएगी, तो ये बताइएगा कि मेरे तो रिस्पेक्ट एंड ऑनर भी सामने आ गई, यानी वो भी स्टेक पे आ गई। तो क्या खुला रखना मुनासिब होगा? पहले ही आपसे कह रहा हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है, प्राइवेसी ऑफ होम की वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इस ग्राउंड की बना के बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करना, ख़त्म करना को जस्टिफाई करार दे दिया था। तो ये तो अब ये पहले तो ये सवाल गवर्नमेंट को ही से ही करना चाहिए कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि ये करना बजाते खुद जो भी अदारा कर रहा है या कोई प्राइवेट लोग कर रहे हैं, वो तो सबसे पहले मुजरम तो वो हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े ख़राब होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके इंटरनेशनल आप समझ रहे हैं इसकी तफ्तीश यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि कौन कर रहा है, न कि ये तफ्तीश हो कि असली है या नकली है। हाँ बिल्कुल। और देखिए ये इतना बड़ा थ्रेट है कि अब कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, ना कोई आप किसी दोस्त के साथ कोई गपशप कर सकते हैं, ना कोई बिजनेस की बात कर सकते हैं, ना फैमिली के। मतलब ये तो बड़ा एक फेयर क्रिएट कर दिया है, जो कि इस किस्म वैसे हमारी सोसाइटी हमेशा ही कोई ना कोई फेयर फॉल रही है, लेकिन ये तो बड़ा अजीब किस्म का फेयर लोगों में डाल दिया गया है कि भाई आपने को फ़ोन ही ना करें। तो अगर ये इस कमीशन की फॉर्मेशन चैलेंज होती है तो आपके ख्याल में क्या एक्सपेक्टेड यानी आर्गुमेंट्स क्या हो सकते हैं जो इसकी फेवर या अगेंस्ट जाएंगे? नहीं देखें, मैं तो इस स्टेज पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की और मॉरल उसके हवाले से बात कर सकता हूँ। ये तो कोर्ट के सामने मामला या इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई, वो उसका क्या नतीजा निकलता है वो तो हमें इस स्टेज पे कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये भी कहिएगा शबरज़ा रिजवी साहब कि आर्टिकल 245 के नफाज के हवाले से आप क्या समझते हैं, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इस पर भी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। बिल्कुल किया जा सकता है। मैं इससे पहले आपको एक थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1 मिनट में देता हूँ। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम ने 21 अप्रैल 1972 जब इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक तकरीर की थी। उस तकरीर में बड़ी लंबी तकरीर थी। रेलिवेंट चीज़ उसकी ये थी कि हमने मार्शल लॉ से या मिलिट्री लॉ से हमारी जान वो टाइम ख़त्म हो गया और अब डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का दौर शुरू हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं ये वार्न करता हूँ उसी तकरीर में कि हम पॉलिटिशियंस ने अगर उन्होंने पैटी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पैटी क्वार्रल्स या पैटी लड़ाइयाँ आपस में ना लड़ी, हमने माजी की गलतियाँ करनी ना छोड़ी, हमने एक दूसरे को टॉलरेट ना किया, तो माजी फिर सामने आ सकता है। ये उस शख्स की तकरीर थी जिसने जो 1973 प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जब देखें तो 77 में जब मार्शल लॉ लाहौर में लगाया, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, तो लाहौर वाला जो मार्शल लॉ है वो चैलेंज हुआ।
तो उस वक्त कहा गया कि ये 245 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ है। तो पहली दफ़ा आर्टिकल 245 को डिस्कस किया गया, जो बाद में और भी बहुत केसेस में आया। डिस्ट्रिक्ट बार पिंडी उसका आखिरी केस है इस सिलसिले में। तो उसमें उन्होंने ये कहा, अब आर्टिकल 245 की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ये है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट shall defend Pakistan from external threat और threat of war। अब ये एक हिस्सा है, from the external aggression and threat of war। उसके बाद कॉमे के बाद है कि and under the law। अब जो पहला हिस्सा है उसमें अंडर द लॉ इस्तेमाल नहीं हुआ। अब दूसरे हिस्से में यह है कि अंडर द लॉ शैल एक्ट इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटीज। अब ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंडर द लॉ, सब्जेक्ट टू द लॉ। यानी जो भी आर्म्ड फोर्सेस एक्ट करेंगी इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटीज वो सब्जेक्ट टू लॉ होगा। अब सब्जेक्ट टू लॉ पीपीसी भी हो सकता है, सीआरपीसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट वर्ड ये हैं एक्ट इन एड। तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला किया कि ये जो लॉ है ये ऐसा लॉ होगा जिससे आर्म्ड फोर्सेस जो है वो सबऑर्डिनेट के तौर पर काम करेंगी, ना कि इन सुपरसेशन और इन कंट्रोलिंग द सिविल अथॉरिटीज़। तो ये एक शर्त लगा दी और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सिविलियंस को ट्राई करना ये एक्ट इन एड ऑफ सिविल अथॉरिटीज़ नहीं है, ये सुपरसेशन ऑफ सिविल अथॉरिटीज़ है। यानी सुपरसेशन ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट है जब आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए करेंगे। और उन्होंने इस चीज़ को मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दिया। अब इसकी रेपुटेशन हुई जब डिस्ट्रिक्ट बार का केस आया, डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का, और ये पेशावर के वाक़यात के तहत उन्होंने कहा जी मिलिट्री कोर्ट्स ज़रूरी हैं दहशत गर्दों को करने के लिए। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और वो फॉर स्पेसिफिक टाइम हुई, उसको सनसेट प्रोविजन काट दिया गया। वो गालबन 19 में पूरी हो गई। बिल्कुल। तो आज वही प्रोविजन जो लाहौर हाई कोर्ट ने की थी कि सिविलियंस को आप ट्राई नहीं कर सकते मिलिट्री लॉ के तहत, ये रिपीट भी फिर लेकिन आज फिर वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि ऐसा सिविलियन जिसने दिफाई तंसीबात पर हमला किया हो तो उसके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और वो उसके लिए शायद मिलिट्री कोर्ट भी बनेगी। मेरे ख्याल में ये दरवेश केस के नाम से मशहूर है। 1980 PLD 206 है जी। PLD डेफिनेटली 1980 लाहौर है। आप देख सकते हैं, ख़ास तौर पर यंग लॉयर्स अगर को सुन रहे हैं वो इसको ज़रूर पढ़ें। तो वही केस शेख लियाकत हुसैन में भी हुआ जब मिलिट्री कोर्ट्स नून लीग की गवर्नमेंट थी, कराची में बनाई गई, तो वो उनको कहा गया कि नहीं ये नहीं बन सकती इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्जेक्ट टू लॉ है। आर्टिकल 245 जो है वो पावर सब्जेक्ट टू लॉ है, और सब्जेक्ट टू लॉ अगर ऐसा लॉ है जो कि नॉर्मल क्रिमिनल कोर्सेज को सुपरसीड करे तो वो सब्जेक्ट टू लॉ अभी अगर ऐसा नोटिफिकेशन जारी होता है, आर्टिकल 245 के तहत अनब्राइडल्ड पावर्स नहीं है, वो पावर सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस हैं। रिजवी साहब, अभी ये बात हो रही है कि पंजाब हुकूमत ने कुछ मुकदमात में ये इजाज़त दे दी है कि इनमें माखूज लोगों के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाएं, तो क्या ये इजाज़त भी गैर कानूनी हो जाएगी? मेरे ख्याल में बिल्कुल वो मेरे तो ख्याल में ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये 245 से कंसिस्टेंट ही नहीं है, उसकी वायलेशन है। जहाँ वो वर्ड है सब्जेक्ट टू लॉ विल एक्ट इन एड ऑफ द सिविल अथॉरिटीज़ या सिविल पावर, ये उसकी वायलेशन है। अगर आप सिविलियन को देंगे, ये इन एड ऑफ सिविल पावर नहीं है, इन सुपरसेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुपर पावर है, नॉट इन एक्ट इन एड ऑफ सुपर पावर। मेरे ख्याल में
मेरी राय में तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात होते भी हैं, कार्रवाई होती भी है, तो उसमें आगे कानूनी पेचीदगियां क्या आएंगी? क्योंकि वो मुख्तलिफ फोरम्स पर चैलेंज भी तो किए जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। वो एक अलहदा बात है कि लेकिन जब आप उसको उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो सकती एक चीज़ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ख़ास तौर पर हमारे, जैसे मैंने पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दिया, वो मेरी रिक्वेस्ट है मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप के कि भुट्टो साहब की 21 अप्रैल 1972 की जो उन्होंने रावलपिंडी में लियाकत बाग में तकरीर की थी इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 72 के ज़माने में, और जो उन्होंने उस अपनी स्पीच में वार्निंग दी थी, प्लीज़ वो स्पीच उनकी पढ़ें और गौर करें अपने आप पे, अपने कंडक्ट पे। और हमेशा फिर हम बाद में पछताते हैं जब वक्त गुजर जाता है। अच्छे समझदार लोग एंटीसिपेट करते हैं ये अच्छा नहीं होगा, ये जो बिगनिंग होगी जो आप सजेस्ट कर रही है, जो आपने सवाल किया, इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, बहुत बुरे नतायज होंगे। अच्छा शबर रज़ा रिजवी साहब, कल अहम समाअत होने जा रही है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से भी। अदालत ने 14 मई की डेट थी, पहले इलेक्शन कमीशन ने नजर सानी दरख्वास्त दायर की, फिर हुकूमत की जानिब से भी नजर सानी दरख्वास्त आ गई। इलेक्शन कमीशन क्या प्रोग्राम में तब्दीली कर सकता है? अदालत ने 14 मई की डेट दी, इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दी, फिर उसके बाद नजर सानी दरखास्त भी कर दी। इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं कि आप डेट दे ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट को, यही बात हुकूमत कह रही है। और दिलचस्प बात है, यही बात निगरान हुकूमत भी कह रही है। देखें, बात ये, अब ये पेंडिंग मैटर, जब सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला दे चुकी है और कह चुकी है कि हमारा फैसला इंटैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, तो उसमें मैं क्या कमेंट करूंगा? इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब कह चुकी है, उन्होंने कोई अपना फैसला विदड्रॉ तो नहीं किया, उन्होंने चेंज तो नहीं किया, तो इसलिए इस पे वो जो मर्जी कहें। मैं तो एज ए लीगल मैन यही कहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका फैसला इंटैक्ट है, तो मेरे लिए तो वो इंटैक्ट है। तो आप क्या समझते हैं, तौहीन अदालत और उस फैसले की उस फैसले की जो बुनियाद है वो उनकी स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की कि हाँ, हम इलेक्शन करवा सकते हैं प्रोवाइडेड हमें पैसे मिल जाएं और हमें सिक्योरिटी मिल जाए। उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है, या ये जो अभी जो आप कह रही हैं, उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं कही गई। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो निगरान हुकूमत है इस वक्त पंजाब में, ये सुप्रीम कोर्ट गई है और ये कहती है कि जनाब हमारे पास, हम तो इलेक्शन अभी नहीं करवा सकते, तो निगरान हुकूमत तो बरह रास्त बेनिफिशरी है इलेक्शन ना होने की, तो क्या इसका लोकस स्टैंडर्ड बनता है? क्या ये जाके कह सकती है कि इलेक्शन ना करवाएं? देखें, इस वक्त तो बड़े अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से आर्टिकल जो हैं वो प्रैक्टिकली सस्पेंड हैं क्योंकि उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट ना करना का मतलब ये है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 190, आर्टिकल 224, ये सारे इस वक्त सस्पेंडेड हैं। और जो सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल्स या सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो लायबल टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, होल्डिंग इन अबेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो हैं ये सब्जेक्ट टू एक्शन अंडर आर्टिकल 6 हैं। तो इस वक्त सम हाउ बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो अनडिक्लेयर्ड सस्पेंडेड हैं। तो अब उसमें ये आपका जो सवाल है इसका भी जवाब आ जाता है कि अगर आर्टिकल 224 पे अमल दरामद हो जाता रेड विद आर्टिकल 219, तो ये पोजीशन आती ना जो ये आप सवाल कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। तो क्योंकि
उन ऑर्डर्स को वायलेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इंटैक्ट हैं, ऑन ग्राउंड हैं। तो इस वक्त पार्टली अनडिक्लेयर्ड सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अल्लाह खैर करे, आई डोंट नो कि वेयर विल वी लीड।